गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 इतिहास के अध्याय 1 को समझा था। आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, आखेट एवं खाद्य संग्रह में भोजन उत्पादक। आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक, यानी मनुष्य पहले आखेट करता था, खाद्य को संग्रहण करता था, उसके बाद में उसने भोजन को उत्पादन करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार की यात्रा में उसने किन किन समस्याओं का सामना किया, उसने किस किस चीज़ की खोज की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वही तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करने की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या किया करते थे? नीचे देखते हैं। आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतजाम किस प्रकार से करते थे? आखेट करके और उसे संग्रह करके, इसलिए उन्हें आखेट और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे और शिकार किया करते थे। शिकार को कहा जाता है आखेट, इसलिए उनको कहा जाता था आखेट। और इकट्ठा करते थे, इकट्ठा यानी कि करते थे, संग्रहण करते थे, इसलिए उन्हें आखेट और संग्राहक कहा जाता था। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। इसलिए वे लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, दूसरी जगहों पर जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जंगली जानवर है तो वह अपने शिकार के लिए दूसरी जगह जाएगा। यदि शाकाहारी जानवर है तो वह अपने भोजन और पानी के लिए दूसरी जगह जाएगा, वह एक जगह नहीं रहेगा। इन्हीं के पीछे कौन? तो वो शिकारी, वो लोग जो शिकार पर निर्भर थे, वो इनके पीछे जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछा करते होंगे। तीसरा कारण कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो 4 कारण पड़े। पहला कारण कि वे जहाँ रहते थे वहाँ पर जो भी भोजन होते थे वो समाप्त हो जाता था, इसलिए वे दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण था कि वो शिकार करते थे, तो शिकार के लिए जो पशु थे उनके पीछे भी दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण यह था कि पेड़ पौधों में जो फल फूल आते हैं वो अलग अलग मौसम के अंदर आते हैं, इसलिए वो एक मौसम में यहाँ, दूसरे मौसम में वहाँ चले जाते थे। और चौथा कारण था कि पानी। वैसे तो नदियों में रहता है पानी, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती थी जो वर्षा के दौरान ही दिखाई देती थी, तो इसलिए वो दूसरी जगह पलायन करते थे।
आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व वेदों, हमने बात की थी। पुरातत्व वेदा कौन होते हैं? जो खोज करते हैं, जो अध्ययन करते हैं वो नहीं। अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहा जाता है। अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहा जाता है। पुरातत्व वेदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेट करते हैं तो किसी न किसी चीज़ का करते होंगे और वो चीज़ किसी न किसी चीज़ से करते होंगे। उनके निर्माण और उपयोग की जो वस्तुएं थी वो पुरातत्व वेदों को मिली है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। लकड़ी और जो हड्डियों के औजार थे वो तो समय के साथ में गल गए या खराब हो गए, लेकिन पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मुट्ठे मतलब कि ये पत्थर है, इस पत्थर को ऐसे त्रिकोण काट कर इसके क्या बना दिया जाता था, इसे नुकीला बना दिया जाता था और उसके फिर क्या बांध दी जाती थी, एक लकड़ी बांध दी जाती थी। लकड़ी बांध दी जाती थी जिससे हथियार का काम करता था। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ईंधन का उपयोग झोपड़ियाँ बनाने साथ साथ ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किसका, लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। लकड़ियाँ जलाएंगे तो ईंधन बन जाएगा। लकड़ियों को जोड़ करके कोई घर बना तो झोपड़ियाँ बन जाएंगी। लकड़ियों के जो डंडे होते थे उन पर बांध दिए जाते थे पत्थर, जिससे क्या बन जाता था, हथियार बन जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग, बाईं ओर पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। क्योंकि यह नुकीला है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता होगा। जो ये दिख रही है ना यहाँ पर, ये सुई है। मेरे चित्र साफ नहीं है, आपकी किताब में चित्र साफ होगा। यहाँ पर जो बारीक जो दिखाई दे रही है ना ऐसे, इसलिए जो जानवरों की खाल होती थी सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। हम सिर्फ इतिहास में क्या हुआ था उसका अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए हर बार यही कहता हूँ कि हुआ होगा। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व स्थल है जहाँ पर आखेट और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जो लाल दिखाई दे रहे हैं हमें, इन स्थानों पर हमें क्या, तो खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, यानी कि झोपड़ियाँ मिली होंगी, वो औजार प्राप्त हुए होंगे, वहाँ पर पशुपालन के अवशेष मिले होंगे, मतलब पशुओं के अवशेष मिले होंगे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर पशुओं को लाया गया, उन्हें पकाया गया और फिर खाया गया है। तीन स्थान है भीमबेटका, होसंगी और कुरनूल की गुफाएं। भीमबेटका, होसंगी और कुरनूल की गुफाएं ये पुरापाषाणिक पुरास्थल माने जाते हैं। आरंभिक गांव की बात करें तो आरंभिक गांव आपको याद रखना है कि वो इनाम गांव था। इनाम गांव था। आधुनिक नगर की बात करें तो कोलकाता आधुनिक नगर के अंतर्गत आता है। नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? पुरापाषाण, नवपाषाण, महापाषाणिक। महापाषाणिक पुरास्थल है ब्रह्मगिरी और आदि चंगलूर। नवपाषाणिक पुरास्थल हैं चिरांद, दौजली हेडिंग, कोलडीलवा और महागढ़ा तथा मेहरगढ़ और ब्रुजहोम। तो इम्पोर्टेंट तो ये भी हैं पुरापाषाणिक पुरास्थल, जिनमें भीमबेटका, होसंगी और कुरनूल की गुफाएं हैं। नवपाषाणिक पुरास्थल के अंदर मेहरगढ़, ब्रुजहोम, कोल्डीवा, महागढ़ा, चिरांद और दौजली हेडिंग। इसके अलावा हुल्लूर और पय्यमपल्ली ये भी शामिल हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेट का संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चाहे आप ब्रुजहोम को देखें, चाहे आप मेहरगढ़ को देखें, चाहे आप भीमबेटका को देखें, कोल्डीवा को देखें, चिरांद देखें, ये सभी ज़्यादातर हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हैं क्योंकि पानी की आवश्यकता होती थी। भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका है यहाँ पर, जो कि पुरापाषाणिक पुरास्थल के रूप में है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर है। इस पुरातत्व स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोगों ने यह जगह क्यों चुनी?
दो दो कारण एक्स्ट्रा है। एक कि वहाँ पर नदी बह रही है, नर्मदा नदी, तो पानी की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए नदी बहती है तो उसके आसपास उपजाऊ ज़मीन होती है और वहाँ पर पशु खाना खाने के लिए आते हैं तो शिकार की व्यवस्था हो जाती है। तीसरा कारण हमें यहाँ दे रखा है कि क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। और दूसरा, विंध्यन पर्वतमाला, भीमबेटका है तो वो क्या है, तो विंध्यन पर्वतमाला है। फिर नर्मदा नदी है तो यहाँ पर भीमबेटका है, तो यहाँ पर विंध्यन पर्वतमाला है। उस पर्वतमाला के अंदर अच्छे पत्थर भी मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने भीमबेटका को चुना होगा। शैल चित्रशाला, इनमें हमें क्या पता चलता है, तो इनमें हमें ये पता चलता है कि वो लोग क्या करते होंगे। हम जो करते हैं वही तो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। एक शैल चित्र है, इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी जानवर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, उसका शिकार कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब गुफा है, गुफा के अंदर बैठे हैं, सुबह शिकार कर लिया, शाम को शिकार कर लिया, शाम को तो सो भी गए, लेकिन जो बीच का टाइम बचा उसमें क्या करें, तो उसमें बैठे बैठे बनाते थे चित्र। खाली समय में क्या करें, तो उनमें चित्र बनाया करते थे। पुरास्थल किसे कहा जाता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल का मतलब है तो स्थल ही, लेकिन कैसा स्थल है? पुराना स्थल है तो स्थल, लेकिन कैसा स्थल है? पुराना स्थल है। पुराना स्थल यानी कि जहाँ पर लोग पहले रहा करते थे, इसलिए उसे पुरास्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं तो ज़मीन के ऊपर पा सकते हैं कि वो नष्ट नहीं हुए, ऊपर ही रह गए। अंदर पाए जाते हैं क्योंकि पर्वतों का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो वो जो चीज़ें थी वही स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, उनके ऊपर मलबा एकत्रित हो जाता है तो वो नीचे पाई जाती है। कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। नदी के तल में पाए जाते हैं यानी कि उस क्षेत्र से पानी का बहाव होगा, वो चीज़ें बह करके नदी में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें नदी के तल में बैठ गई और कुछ चीज़ें नदी के साथ प्रवाहित होकर समुद्र में जा कर के मिल गई, इसलिए वे समुद्र में भी पाई जा सकती हैं, नदी के तल में भी पाई जा सकती हैं, ऊपर भी और अंदर भी पाई जा सकती हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज, कुरनूल गुफा, अध्याय 2 में कुरनूल गुफा कहाँ पर है, तो ये है कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि यह आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो कुरनूल गुफा है वहाँ पर आग के अवशेष, आग के नहीं, राख के अवशेष मिले हैं। लकड़ी को जलाया होगा, जलाया किससे, तो आग से जलाया होगा। लोग आग जलाना सीख गए होंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों से दूर भगाने के लिए। तो आग के 3 उपयोग हैं। पहला, प्रकाश करते होंगे, इसी प्रकाश के माध्यम से, रात में प्रकाश करते होंगे, दिन में तो इसी प्रकाश रहता है, इसी प्रकाश के माध्यम से खतरनाक जानवर दूर भाग गए होंगे। और मांस पकाने के लिए, यानी मांस पहले कच्चा खाया करते थे, आग की खोज होने के बाद में पकाकर मांस खाने लगे, स्वाद लेकर खाते थे। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व वेदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा पाषाण, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि उस समय पत्थर के औजार बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल में भी जो प्रारंभिक पाषाण काल था वह पुरा पाषाण काल कहा गया। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। मानव इतिहास की 99% घटनाएं, यानी कि मानव जानवर से इंसान बना है, अभी तक पूरा नहीं बना है लेकिन जितना बना था वो इसी पुरापाषाण काल के अंदर बना था। पुरापाषाण काल को 3 कालखंडों के अंदर विभाजित किया गया। पूरा इनके अंदर आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। आरंभिक, मध्य और उत्तर, आरंभिक, उत्तर और मध्य,
3 कालखंडों के अंदर बांटा गया है तथा पूरा पाषाण काल है वह कब से कब तक माना जाता है तो 20 लाख साल से लेकर के 12,000 20 लाख से लेकर के 12,000 साल तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है। एक होता है पुरा पाषाण काल, एक होता है पाषाण में भी पुरा पाषाण काल, एक क्या होता है तो मध्य पाषाण काल आता है। कौन सा आता है? मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल के अंदर हमें पर्यावरणीय परिवर्तन दिखाई दिए। इन पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण इसे कहा गया मेसोलिथिक कहा गया, मेसोलिथ कहा गया। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 1,000। जिस प्रकार से पुरा पाषाण काल था वह 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष पहले तक का काल था, तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल तक का काल था वह था मध्य पाषाण काल। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, 3 काल है। जो पुरा पाषाण है उसे ही 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। अगला जो काल आता है वह आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं दिखाई देती हैं, जिसे मेसोलिथ कहा जाता है, जिसका काल है 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष के मध्य माना जाता है। इसी काल के अंतर्गत छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया जिन्हें कहा गया था माइक्रोलिथ कहा गया। इसके कारण इस वर्ष को माइक्रोलिथ भी कहा गया, लघु पाषाण भी कहा गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे, यानी कि लकड़ी होती थी, लकड़ी के ऊपर जो हाशिया होता था, जो किनारा आता था उसके ऊपर पत्थर बांध दिए जाते थे, चाहे वो हाशिया हो चाहे वो आरी हो। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे, यानी कि पुरापाषाण में जो औजार बनाए जाते थे वो तो बनाए जाते थे मध्य पाषाण में, लेकिन मध्य पाषाण में अलग औजार बनाए गए जो छोटे छोटे होते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। तो जो मध्य पाषाण काल था उसे मेसोलिथ और माइक्रोलिथ इसलिए क्योंकि वो औजार थे वो आमतौर पर छोटे होते थे। मेसोलिथ इसलिए क्योंकि पर्यावरण में बदलाव दिखाई दिए। काल 12,000 से 10,000 साल। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है जिसे नवपाषाण कहा गया। तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण कब? तो 10,000 साल पहले तक के काल को नवपाषाण कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या मतलब होता होगा? हमने नवपाषाण मतलब क्या होता होगा? तो नवपाषाण के अंदर थे कि पाषाण जो था वो काल खत्म ही होने वाला है, अब कांसे का, तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया होगा लोगों ने। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। हम अनेक नाम मिले हैं, अब हमें कुछ स्थान मिले, हम उन स्थानों के नाम दिए, जैसे कि हमने मेहरगढ़ का, ब्रिजहोम का। ये हमने इसलिए कह दिए क्योंकि इन्हें आज ये कहा जाता है, इन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इन्हें वर्तमान नाम दिए। बदलती जलवायु, जलवायु कौन से एरा में बदली थी या कौन से काल में बदली थी तो उसे कहा जाता है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण के दौरान बदली इसलिए मेसोलिथ कहा जाता है। लगभग 12,000 से मतलब 12,000 से 10,000 के मध्य 10,000 के मध्य ये परिवर्तन हुए थे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, यानी कि शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। अब कहोगे गर्मी बढ़ने से घास कैसे बढ़ी? तो गर्मी बढ़ेगी तो तापमान बढ़ा, यानी तापमान बढ़ा तो जलवाष्प की दर बढ़ी, जलवाष्प की दर बढ़ी तो जलवाष्प आसमान में गई और वहाँ से हुई बरसात हुई तो ज़मीन पर क्या होगी? घास होगी। उस घास को खाने वालों की संख्या भी बढ़ी, इसलिए जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब वो लोग जो इनको खाते थे वो इनके पीछे पीछे आए और अब वो इनके प्रजनन और इनके रहने के स्थानों के बारे में जानने लगे कि ये कहाँ रहते हैं और कितने समय में प्रजनन करते हैं, ताकि वो इन्हीं पर निर्भर रह सकें और अपने भोजन की व्यवस्था कर सके।
हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली भी महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो कहीं ना कहीं मछली का कांटा मिला होगा। खेती और पशुपालन की शुरुआत इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उभरने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। कोई बीज रहा होगा, उस बीज को फेंका होगा, उससे एक नया पेड़ आया होगा और उसके अनेक बीज उत्पन्न हुए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि इस एक बीज से हम 40 बीज बना सकते हैं, इन 40 से हम 4400 बीज बना सकते हैं और 44 से 4 लाख दाने बना सकते हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से खेती करना सीखा होगा। हर काम धीरे धीरे ही हुआ होगा। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ता क्या होता है? तो पालतू होता है और कुत्ता आ भी गया होगा। इसका जंगली पूर्वज रहा होगा जिसे लोगों ने सबसे पहले पालतू बनाया था, क्योंकि यह उन्हें जल्दी समझा होगा और एक बार खाना देने पर यह उनकी वफादारी करता होगा। जानवरों से उनकी सुरक्षा करना, रात में पहरेदारी करना आदि काम करते होंगे। तो सबसे पहले कुत्ते का जंगली पूर्वज था, उसे पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो शाकाहारी थे। शाकाहारी जानवर थे, वे झुंड के अंदर रहा करते थे, घास खाते थे। ये लोग थे, इन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये जो जानवर थे ये भी इन्हीं लोगों के आसपास घूमते थे और इस तरह वह क्या बन गए? पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया हो गया होगा? हमने बता दी 2-3 कारण हो सकते हैं कि वह लोगों को अच्छी तरह समझ लेता होगा। एक बार खाना देने पर वह उनका वफादार बन जाता होगा। रात को उन्हें सुरक्षा प्रदान करता होगा। किसी जंगली जानवर के आने पर वह भौंकता होगा जिससे उन्हें पता लग जाता होगा कि यहाँ पर सुरक्षा है। बचने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने और बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने यानी कि पशुपालन और कृषि, यानी कि पशुपालन और कृषि को मिलाकर क्या कहा गया? कृषि को मिलाकर कहा गया बचने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, ताकि उनकी सेवा शुश्रूषा कम करनी पड़े। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। कम चीज़ पैदा होने वाली कौन उगाएगा? तो बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते होंगे, ऐसे ही पौधे उगाए जाते होंगे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसा नहीं कि उगा तो लिए और बहुत सारा आ गया, पड़ गया, खराब हो गया, नहीं। ऐसे पौधे उगाते होंगे जिनका डंठल मजबूत होता होगा, जिन पर बहुत सारे दाने आते होंगे। तो ये चयन करते थे अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता होगा ताकि वे फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके, तथा उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता होगा जो आमतौर पर अहिंसक होते हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, अर्थात जिनके सींग और दांत छोटे होते थे। उन्हें देखकर कि ये पालने योग्य है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उन्हें पाला जाता होगा। उसी प्रकार के पाला गया होगा, पाल कर देखा होगा, यदि वह सही है तो सही है, वह रहता है हमारे पास। जैसे अब आप उस समय तो नहीं पाया जाता होगा, लेकिन उन्होंने शेर को भी पालने की कोशिश की होगी। लेकिन जब देखा कि शेर तो आदमखोर आदमी है
आदमखोर पशु है तो उसे नहीं पाला गया होगा। भैंस को पाल कर देखा तो भैंस ना तो मारती है, दूध दे देती है, घास खाती है, खाद का काम भी कर देती है, तो फिर भैंस पाली गई और भैंस को ही आगे पाला गया। प्रयोग कर करके देखें हर चीज़ के। इन दांतों को देखो, ये दांत, कौन सा दांत जंगली सुअर का है? अब जो बड़ा दांत है वही जंगली सुअर का होगा, क्योंकि उसे मांस फाड़ने में दांत के उपयोगी होते हैं। छोटे दांत का क्या? तो कौन सा पालतू सुअर का है? तो ये पालतू सुअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब मौसम में बदलाव आए। यानी कि पुरापाषाण काल में, और जो मध्य पाषाण काल आया था, उस मध्य पाषाण काल के भी मध्य तक जो मनुष्य था वह सिर्फ आख्याटक था। मध्य पाषाण के प्रारंभ के अंदर वह आख्याटक था, लेकिन धीरे धीरे जब मौसम में परिवर्तन हुई, वर्षा हुई, फसल का उत्पादन होना प्रारंभ हुआ, तब वह बन गया संग्राहक से बसने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला। 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या बोया गया था? तो गेहूँ बोया गया था, उसके बाद जौ बोया गया था, सबसे पहले कुत्ता पाला गया था, उसके बाद में भेड़ और बकरी पाले गए थे। भेड़ और बकरी पाले गए थे। सबसे पहले गेहूँ उपजाया गया था, फिर जौ उपजाया गया था, फिर कुत्ता पाला गया था, पालने में कुत्ता पाला गया था, फिर भेड़ और बकरी पाले गए थे। एक नवीन जीवन शैली। अनाज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं देख लेते हैं। बीज के रूप में, कि अगली बार भी बोना है इसलिए बीज के रूप में हो गए। बीज खाद्य के रूप में, खाने के लिए, उपहार, किसी को भेंट करने के लिए भी अनाज दिया जाता था, और भंडारण के लिए कि कोई कई बार फसल खराब हो जाए तो अतिरिक्त भंडारण करते थे, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आज भी अनाज का उपयोग इन्हीं रूपों के अंदर किया जाता है। तुम किस पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। सबसे बड़ी बात, लोग एक जगह रुके क्यों? रुके इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का उपयोग इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता था: बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बीज के रूप में रखना है, चाहे खाद के रूप में रखना है। आज भोजन बना लिया, कल के लिए तो रखोगे तो वो भंडारण के लिए। बीज का क्या करोगे? भंडारण करोगे। किसी को उपहार देने के लिए भी भंडारण करना पड़ेगा। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए यही काम किए जा सकते थे। उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। शिकारी और भोजन संग्रहण करने वाले भी बर्तन बनाते तो होंगे, लेकिन वो उस रूप में नहीं बनाते थे जो रूप में ये बचने की प्रक्रिया के दौरान बनाए गए थे। यानी कि बचने की प्रक्रिया के दौरान तो इस प्रकार से बनाए जाते थे कि वो ज़्यादा सुरक्षित भी रहे और उसे ढक कर भी रखा जा सके। जबकि जो शिकारी और भोजन संग्रह होते थे वे सिर्फ काटने के लिए या उसके अंदर रखने के लिए ऐसे पतीले टाइप में कुछ बनाते होंगे ताकि वो खा सके केवल। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। यानी कि जो लोग मांसाहारी हैं वो तो पशु पाल कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, शाकाहारी हैं तो वो भी
अपना थोड़ा बहुत तो जीवन यापन कर ही सकते हैं। जैसे कि शाकाहारी हैं तो उन्हें दूध मिलता है, मांसाहारी को उस जानवर से सब कुछ प्राप्त होता है, मांस भी दूध भी प्राप्त हो जाता है। देखभाल करनी पड़ती है, बस इसलिए कहते हैं कि जानवर है वह चलते फिरते खाद्य भंडार है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है, तो हमें उनसे दूध मिल सकता है, मांस मांस को खा लो लेकिन उसकी जो चर्बी बनती है उससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं, जो उसके हड्डियां हैं उनसे हथियार बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में तो हम जानते हैं कि हाथी दांत का उपयोग बेचने के लिए और फिर कीमती वस्तु बनाने के लिए भी किया जाता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो, तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई देते हैं। हमने देखे थे नीले वर्ग, इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ प्रत्येक वेदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। इसलिए बता रहा था कि मैं ये जो निशान है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कृषकों के अवशेष, खेती के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़, ब्रुजहोम, कोल्डीवा, महागढ़ा, चिरांद और दहोजली, हेडिंग, हुल्लूर और पयमपल्ली, जिनमें मेहरगढ़ तो है, महागढ़ा भी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर कहाँ पर, तो भारत, मतलब ये भारत में तो पश्चिम उत्तर है, ये इसे उत्तर कहा जाता है, इसे दक्षिण कहा जाता है, इसे पूर्व, इसे पश्चिम। तो ये पश्चिम के अंदर पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम उत्तर के अंदर आधुनिक कश्मीर में, जो कि हमने देखा ब्रुजहोम था। पूर्वी और दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत के अंदर चिरांद था, दक्षिण भारत के अंदर था पयमपल्ली आदि स्थान थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर पशु और खेती होती थी, तो वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं। किस किस के, तो पौधों और पशुओं के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं और उनसे पता लगता है कि यहाँ पर कृषि रही होगी। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, यानी मांस पकाकर खाया जाता होगा। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्व वेदों को कुछ प्रायस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे ब्रुजहोम वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गिरतवास कहा जाता था। ब्रुजहोम जो कि कश्मीर में है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गिरतवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। क्योंकि कश्मीर है वो हिमालय के नज़दीक है, ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर ठंड पड़ती है। तो लोगों ने ठंड से बचने के लिए गड्ढे खोदे होंगे, गड्ढे के अंदर रहा होंगे, गड्ढे के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई होंगी और उसके बाद अंदर जाते होंगे ताकि उन्हें ठंड से सुरक्षा मिल सके। पुरातत्व वेदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली होंगी। रात के अंदर वो लोग अंदर गड्ढों के अंदर चले जाते होंगे, सुबह जब आते होंगे तब वह बाहर आ जाते होंगे और बाहर आने के बाद आग जलाते होंगे। हमारे यहाँ पर इसे कहते हैं कि कौ माड़े बेटे से आदमी, ऐसा कहा जाता है, सर्दियों में जलाई जाती है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते हों। एक गिरतावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाणिक उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। जो पुरापाषाण के नहीं थे उन्हें नवपाषाण का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अब गाँव के अंदर जा कर के देख सकते हैं, एक इस प्रकार से होती थी, उसे तो ओखली कहा जाता था। इसमें अनाज को डाला जाता था और एक ऐसे मूसल होता था लोहे का, उसको इसके अंदर डाल के कूटा जाता था जिससे अनाज पिस जाता था
खोखली और मुसल का प्रयोग आज भी किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के उपकरण। नवपाषाण युग के उपकरणों में सिर्फ अंतर इतना था कि बनाए तो वे पत्थर से जाते थे, लेकिन उन्हें अधिक नुकीला बनाया जाता था और उन पर पुली चढ़ा दी जाती थी ताकि वो और अधिक तेज रूप से प्रहार कर सके और नुकीले रूप में काम आ सके। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा जाता होगा? इस पात्र के अंदर गेहूं रखे जाते होंगे, जौ रखा जाता होगा संग्रहण के रूप में, या फिर इसे में रख करके नीचे आग जला करके इसे पकाया भी जाता होगा। मांस को इसके अंदर पकाया जा सकता है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपड़े बनाने के लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी कि प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी। वे लोग जिनको ये पता लगा कि पशु को पालने से हमें कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों ने कृषि और पशुपालन को अपनाया। जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आई या फिर उन क्षेत्र के अंदर ऐसे पशु नहीं थे, वो लगातार शिकार की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन आगे जाकर वो भी पशुपालक ही बने होंगे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते होंगे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ देखना पड़ेगा। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये रहा मेहरगढ़, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये बॉर्डर पर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या? तो मेहरगढ़ के अंदर होता होगा जीवन और मृत्यु के कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलंदर। अब इतना भी याद रखना कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और यहाँ पर ईरान होगा। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बोलंदरा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष पाए गए हैं वो लगभग 7000 वर्ष पूर्व के हैं। इसलिए कहा जाता है कि गेहूँ और जौ के सबसे पुराने स्थल कहाँ पाए गए हैं, सबसे पुराने अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो मेहरगढ़ में पाए गए हैं। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? हमारे घर में भी 4 ही कमरे होते हैं और इसी प्रकार से बनाए जाते हैं घर, छत होती है उसके ऊपर। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं मेहरगढ़ में, जहाँ पर सबसे पहले कृषि के साथ मिले हैं वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। हिरण जिसका शिकार किसी जंगली सुअर ने किया होगा, और जंगली सुअर जब इन भेड़ और बकरियों का शिकार करने आया होगा तो उन लोगों ने जो भेड़ और बकरी को पालते हैं उन्होंने जंगली सुअर का शिकार किया होगा, या फिर मांस पकाने के लिए भी हिरण और जंगली सुअर का शिकार किया होगा। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें संभवतः कुछ भंडारण के काम आते होंगे। 4 कमरे हैं, लोग कम हैं, तो इन कमरों का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। लोग मर जाते हैं, उन्हें कब्र में दफनाया जाता था, उसके साथ में कुछ सामान रखे जाते थे। सामान के अंदर मटका हो सकता है, मटके के अंदर अनाज हो सकता है, या फिर वह कोई जो जो वह आभूषण पहनता था वो आभूषण हो सकते हैं उसके अंतर्गत, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। लोगों की इतनी आस्था थी कि व्यक्ति मर गया है, वह परलोक में जाएगा तो उस परलोक में खाएगा क्या, तो उसके लिए बकरी उसके साथ दफनाई जाती थी। बकरी मर के उसके साथ जाएगी और ये व्यक्ति परलोक में जाकर के बकरी को खाएगा। इस प्रकार की मान्यताएं थी, ये धीरे धीरे विकसित हुई थी।
मेहरगढ़ की ही कब्र का चित्र मेहरगढ़ में पाई गई है। भारत में हमने देखा कि ये चीज़ें हो रही, किस प्रकार से लोग खाद्य संग्राहक से भोजन उपजाने वाले यानी कि भोजन पैदा करने वाले यानी कि कृषक बने और अनेक प्रकार के रीति रिवाजों को मानने लगे। जैसे अनाज का उपयोग वे किस लिए करते थे, तो अनाज का उपयोग वे एक प्रकार से तोहफा देने के लिए भी करते थे। तो एक ये हो गया। इसके अलावा वो जब कृषक बचा तो उसके साथ सामान रखते थे, तो क्योंकि उनका मानना था कि परलोक में भी ये चीज़ें उसके साथ जाती हैं। अन्यत्र क्या क्या होता होगा, तो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस को ढूंढो, फ्रांस कहाँ पर स्थित है, तो आपको स्पेन दिखाई देगा या इंग्लैंड दिखाई देगा। इंग्लैंड के जस्ट नीचे अगर तो स्पेन है, उसके बगल के अंदर क्या है, फ्रांस है। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। एटलस में आप सिर्फ इंग्लैंड को ढूंढना, इंग्लैंड के जस्ट नीचे आपको फ्रांस दिखाई देगा। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरातत्व स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले यानी 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किए थे। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इन चित्रों को देखकर लगता है कि 10,000 साल पहले से 20,000 साल पहले बनाए होंगे। इसकी खोज किसने की है, तो 4 स्कूली छात्रों ने। ये फ्रांस के अंदर ही हो सकता है कि स्कूली छात्र है वह चित्रों की खोज कर ले या फिर कहीं खोजने के लिए चला जाए। भारत में नहीं हो सकती ऐसी चीज़ें। भारत में तो पढ़ो, नौकरी लगो। 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। ऐसी कल्पना क्यों की जा रही है कि इन्हें उत्सवों और अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा, क्योंकि इनके अंदर लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों को बनाया जाता था। तो कुछ अनुष्ठान या फिर महत्वपूर्ण चित्र थे ताकि बिकने नहीं, तो अनुष्ठान के रूप में ही बनाया जाता होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल तुर्की। तो तुर्की कहाँ पर स्थित है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन, तो उनके आसपास है तुर्की, जिसे पहले कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है चताल-हयूक तुर्की के अंदर है। यहाँ नाम क्या है, चताल-हयूक तुर्की। चताल-हयूक कहाँ पर है, तुर्की में स्थित है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये कुछ हैं, इनमें कुछ तारीखें हैं वो याद रखनी है आपको। कौन कौन सी तिथियाँ हैं, मध्य पाषाण युग जो कि 12,000 से 10,000 साल पहले था। हमने बात की थी कि पुरा पाषाण है, वह पुरा पाषाण कब से लेकर कब तक है, तो 20 लाख से लेकर के 12,000 साल तक है। मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 साल तक है। नव पाषाण में 10,000 साल पहले तक के काल को कहा जाता है। बसने की प्रक्रिया कब, तो मध्य पाषाण काल के अंदर प्रारंभ हुई थी 12,000 साल पहले। नव पाषाण प्रारंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ के अंदर बस्ती लगभग 8,000 साल पहले। मेहरगढ़ के अंदर 8,000, 7,000 नहीं था, वो 8,000 था। यहाँ पर क्या, तो गेहूँ या पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य पाए गए हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।